अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे रिकॉर्डेड सेशंस जो लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर ये एक न्यू सेशन है। लास्ट सेशन हमारा था एयर पोल्यूशन के ऊपर, तो ये है अब वाटर पोल्यूशन के ऊपर। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा क्योंकि ये लेंथी है, तो इसके ऊपर पॉसिबली 2 सेशंस होंगे हमारे ये रिकॉर्डेड सेशंस। तो आप लोग इसे फॉलो अप करें। वाटर पोल्यूशन भी एक सीरियस इशू है। जैसे एयर पोल्यूशन एक ग्लोबल इशू बन चुका है, वाटर पोल्यूशन इटसेल्फ कोई ग्लोबल इशू तो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन लोकल एंड रीजनल इशू ज़रूर है। तो लेट्स मूव ऑन, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे इस सेशन की जो आउटलाइन है, जो हमने इसमें चीज़ें डिस्कस करनी है, उसमें फर्स्ट थिंग जो है वो है वाटर पोल्यूशन, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने एक कोर केस स्टडी करनी है जो चैप्टर 20 स्टार्ट होने पे आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगी। लेक वॉशिंगटन, उसकी जो है रिहेबिलिटेशन कैसे की। तो पहले तो वहाँ पर एक एलजी एक्सेसिव ग्रोथ का इशू आया, फिर उसके बाद उसकी जो रिहेबिलिटेशन कैसे पॉसिबल है। तो ये कोर केस स्टडी जो है इसको हम देखेंगे। ये वाटर पोल्यूशन के साथ बहुत इसका रेलेवेंस है, ख़ास तौर पे जो लेक्स या पॉन्ड्स हैं जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है, तो वहाँ पर हम इसे कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो इसको हम देखेंगे, इसको विद एग्जांपल्स देख लेंगे। उसके बाद है मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, मेजर वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, ओशन कोस्टल वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, एंड हाउ वी कैन डील विद वाटर पोल्यूशन। तो ये हमारे मेजर कुछ सब सेशंस हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो आई होप कि मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स तक हम इस सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे, और जो रिमेनिंग है वो उसकी कंटिन्यूटी हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एयर पोल्यूटेंट्स भी केमिकल नेचर के, बायोलॉजिकल और फिजिकल, एयर पोल्यूटेंट्स भी ज़्यादातर केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर के होते हैं। इसी तरह वाटर के अंदर हम अगर आगे देखें तो केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंज इन वाटर क्वालिटी, ऐसी चीज़ जो वाटर की केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंज ले आए, वाटर की क्वालिटी चेंज कर दे, हार्म्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मेक्स वाटर अनसूटेबल फॉर डिज़ायर्ड यूज़, या वो वाटर को अनसूटेबल कर दे फॉर डिज़ायर यूज़। लेट्स से कि आप वो वाटर जो है यूज़ करना चाह रहे हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, और उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो आपका स्टमक डिसऑर्डर कर सकते हैं, गैस्ट्रो हो सकता है, और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो उसके साथ आपको पॉसिबल है कि वो आप उनको फेस कर सकते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए अगर उसमें हैवी मेटल्स हैं, केमिकल जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है वाटर के अंदर, तो वो आपके एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होगा। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट कोई 2002 का डाटा है कि एस्टिमेट्स दैट 3.2 मिलियन पीपल, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन यंगर देन एज 5, डाई प्रीमेच्योरली एवरी ईयर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज that they get by drinking contaminated water or by not having enough clean water for adequate hygiene। तो रफली ये कहा जाता है कि 20% दुनिया की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का, कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं। अब जहाँ पर भी पॉवर्टी ज़्यादा है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर ये इशू बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान है, आप सिंध में चले जाएँ, थर में चले जाएँ, वहाँ पे आपको हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे पानी के अंदर, वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है। फिर सब कुछ ऐसी जो है सेटलमेंट्स होती हैं, रूरल सेटलमेंट्स होती हैं जो बिल्कुल कैनाल की टेल के ऊपर होती हैं। एक तो वहाँ पर वाटर पहुँचता बहुत कम है, और दूसरा ये होता है कि वो कंटेमिनेटेड होता है, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, उसमें सीवेज डिस्चार्ज है। तो वो जो है वो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स को कभी भी मीट नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स पॉसिबली होते हैं। अच्छा, अब एक रिलेटिवली न्यू वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ह्यूमन मेड मटेरियल्स। ये बहुत बड़ा मतलब जो है चैलेंजिंग एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। जो प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स, लेट से कि आप सिंपल एक बात करें तो सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स ही जो है वो एक दिन के अंदर पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो वेस्ट बन जाती हैं।
अब ये वेस्ट कहाँ जाता है, सारे का सारा तो रिसाइकल नहीं होता, तो ये एंड अप कहाँ पे करता है, या तो ये रिवर्स में, कैनाल से होता हुआ ओशन में एंड अप करता है, वहाँ पर ये पाइलअप हो रहा है। अब प्लास्टिक आपको पता है कि सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, कोई नेचुरल तो है नहीं जो डिग्रेड हो जाएगा विद इन अ मंथ और डेज। तो इस ये फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इवन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो है ये आपके एनवायरनमेंट में वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक वो बहुत बड़ा वाटर पोल्यूशन का सबब बना हुआ है हमारे लिए, जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कोर केस स्टडी लेक वॉशिंगटन की। तो लेक वॉशिंगटन, आप जैसे यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा मैप, पिक्टोरियल मैप भी लगाया हुआ है। ये सिएटल एक छोटा सा सिटी है अमेरिका में, जो लेक वॉशिंगटन के बैंक्स के ऊपर जो है ना ये सेटलमेंट थी। अब शुरू शुरू में तो पॉपुलेशन कम थी, तो ये बिल्कुल बैंक के ऊपर, लेक वॉशिंगटन के बैंक तक नहीं स्ट्रेच किया था इस सिएटल ने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई और लोगों ने ईस्टवर्ड मूव किया, इवन कि लेक वॉशिंगटन के बिल्कुल बैंक्स के ऊपर भी जो है लोगों के घर बनना शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ, जब आबादी बढ़ी, जाहिर बात है कि वहाँ पे उनका जो सीवेज वेस्ट जनरेट हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। सीवेज वेस्ट एक्चुअली वो लेक वॉशिंगटन के अंदर डंप करते थे। तो सीवेज प्लांट्स जो थे वो पहले तो कुछ इंस्टॉल्ड थे, लेकिन वो उनकी कैपेसिटी का इशू था, कम थे। तो फिर ऐसा हुआ कि एक वक्त आया कि सीवेज विदाउट एनी ट्रीटमेंट जो है लेक वॉशिंगटन में डंप करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब लेक वॉशिंगटन में डंप करना शुरू कर दिया, अब सीवेज जो है ना ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, फॉस्फोरस इनरिच होता है, नाइट्रोजन इनरिच होता है। तो फॉस्फोरस जब यहाँ पे लेक वॉशिंगटन में बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर एक सर्टेन स्पीशी ऑफ एलजी जो है उसने बहुत ग्रो करना शुरू कर दिया। सीवेज वेस्ट के ऊपर साइनोबैक्टीरिया ने एक्टिवली पार्ट लिया, और उसने जो है उसको फास्फोरस को न्यूट्रिएंट बना दिया। उसको एलजी जो है उसको यूज़ करके उसने एक्सेसिव ग्रोथ की। अब जब उसने एक्सेसिव ग्रोथ की तो लेक वॉशिंगटन का जो पानी है वो ब्लैकिश सा होना शुरू हो गया, ठीक है, डार्क ब्लैकिश सा। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडली ये हुआ कि वहाँ पर और जो फिश है या जो और फाइटोप्लैंक्टन में प्लांट्स हैं वो सब वैनिश होना शुरू हो गए, सिर्फ एलजी ने जो है ना ओवरकम कर लिया। इवन कि इसके बैंक्स के ऊपर जो बहुत अच्छी रिक्रिएशनल साइट थी, यहाँ लोग घूमने आते थे, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर भी डेड एलजी, उसकी रॉटन स्मेल आना शुरू हो गई और पूरी की पूरी साइट जो है ख़राब होना शुरू हो गई। तो अब जो है ये एक इशू बन गया उनके लिए कि ये तो एक रिक्रिएशनल साइट थी, टूरिस्ट बहुत सारे आते थे, फिर उसके अलावा ये एक हमारा एक नेचुरल रिसोर्स था जिसको हम लोगों ने जो है ख़राब कर दिया। तो इसके ऊपर ये एडमॉन्सन स्टडिंग द बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेक वॉशिंगटन हाइपोथेसाइज्ड दैट द chief nutrient feeding the algae was phosphorus coming from the area's सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जहाँ से, या वो सीवेज की लाइंस हैं जो डायरेक्ट भी आ रही थी कुछ, तो उनकी वजह से जो है ये इशू राइज हुआ एक्सेसिव फास्फोरस की वजह से। फिर बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम इसको कैसे बहाल कर सकते हैं। बहाल करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें ये फास्फोरस का जो डंपिंग साइट है ये कम करनी पड़ेगी। तो सीवेज वेस्ट उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ये दूसरी तरफ भी एक वाटर चैनल है पजेट साउंड के नाम से, ये जाके डायरेक्ट ओशन में गिर जाता है, और इसमें जो है ना करंट्स, वाटर करंट्स ज़्यादा हैं। तो पॉसिबल है कि जो सीवेज वेस्ट यहाँ पे आएगा वो स्प्रेड हो जाएगा, एक जगह कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो एलजी की ग्रोथ जो है वो एक जगह नहीं हो सकेगी। तो उन्होंने फिर एक बाकायदा सीवेज लाइंस इस तरफ बनाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इस तरफ बनाए वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, और यहाँ से उन्होंने पजेट साउंड में जो है अपना सीवेज वेस्ट डंप करना शुरू किया। एक तो वो हैवी करंट्स की वजह से मूव कर जाता था, मतलब हैवी करंट्स की वजह से ओशन की तरफ मूव कर जाता था, और एक जगह पे उन्होंने स्टेगनेंट वाटर के अंदर एलजी की ग्रोथ नहीं देखी। और लेक वॉशिंगटन विद द सर्टेन टाइम 5 to 10 ईयर्स उसके बाद जो है वहाँ पे एलजी जो है वो उसकी ग्रोथ कम होती गई, डिक्रीज होती गई, और दोबारा से जो है वो एक रिक्रिएशनल पॉइंट बन गया, और इकोसिस्टम जो है दोबारा से वो जो है लाइवली हो गया। तो ये आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, मैंने इसके कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे कोट करनी है प्रेजेंटेशन में, लेकिन आप इसे डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। चैप्टर 20 फर्स्ट पेज पे ये कोर केस स्टडी दी हुई है, लेक वॉशिंगटन सियाटल के जो करीब है, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाती है बात, आगे हम चलते हैं पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन की। तो वो जिस तरह हमने एयर पोल्यूशन में देखा था, अगर किसी सिंगल पॉइंट सोर्स से जो है आपकी वाटर पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, उसको हम पॉइंट सोर्स का नाम देते हैं। लाइक जो है ड्रेन पाइप्स हैं, ठीक है, डिचेस हैं या सीवर लाइंस हैं इनटू बॉडीज ऑफ सरफेस वाटर, ये सब क्या है, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन के एग्जांपल्स इंक्लूड। समटाइम्स ऐसा भी होता है फैक्ट्री डिस्चार्ज है, ठीक है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डिस्चार्ज है, लेदर इंडस्ट्री का डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, ठीक है, राइस मिल का डिस्चार्ज है। तो ये क्या है, ये आपके पास जो है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का डिस्चार्ज है, अंडरग्राउंड माइंस हैं या ऑयल टैंकर्स हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑयल टैंकर जो आपका शिप जो है शिपमेंट जो जा रही है उससे जो लीकेज हो रहा है, तो वो भी एक पॉइंट सोर्स है। इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक आप इसके ऊपर कंट्रोल स्ट्रेटेजी भी लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में बात करेंगे नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स आर ब्रॉड एंड डिफ्यूज एरियाज rather than points from which pollutants enter bodies of surface water or air। मतलब ब्रॉड हैं, आपको एक पर्टिकुलर सोर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहीं से जो है पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है। लाइक अब बहुत सारी फील्ड्स हैं एग्रीकल्चरल, आपने वहाँ पे जो है फर्टिलाइज़र और आपने वहाँ पे जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए। रेन आ गई, फ्लड आ गया, वो अब जो है रन ऑफ की वजह से वो केमिकल्स जो हैं वो आपके लेक में या आपकी कैनाल में या आपके वो जो छोटे वो जो चैनल्स होते हैं वाटर चैनल्स उसमें चले गए। अब आपको नहीं पता कि इस फील्ड से हुआ है, इसके साथ हाली से हुआ है, ये केमिकल आया है या कहाँ से आया है। इसी तरह सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक का फीड लॉट है, फिर लॉग फॉरेस्ट है, मतलब जो फॉरेस्ट की जो कटिंग वुड्स होती है वो, और ये अर्बन स्ट्रीट्स हैं इसके ऊपर ऑयल स्पिल हो जाता है, या पार्किंग लॉट्स हैं वहाँ पे आपकी गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं, 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके जो लुब्रिकेंट्स हैं जब वो पार्किंग लॉट के फ्लोर साफ करते हैं तो वो लुब्रिकेंट्स जो है साथ शावर होके आपको नहीं पता कि वो किस फ्लोर से किस जगह से जा रहा है। लॉन्स हैं या गोल्फ कोर्सेज हैं उनकी सफाई। तो इस तरह की जो है कि एक पर्टिकुलर सोर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ से जो है आपके पास जो है क्या कहते हैं वो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट एंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम इस ये जो है ये डिफ़िकल्ट है, इनके लिए कोई मॉनिटरिंग या कंट्रोल करना, और एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है डिफरेंट सोर्सेज, फिर उसके बाद जो है आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये भी करना है कि उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी लगानी है। अब स्ट्रेटेजी एक सोर्स के ऊपर तो नहीं लगाएंगे, सब पे लगाएंगे, तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके पास जो है कि वहाँ पर जो है सबके ऊपर जो है आप इकट्ठे कोई जो है कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। तो इसलिए जो है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन को हैंडल करना ईजी होता है। इसके ऊपर मैं एक और आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि बुक में भी दी हुई है, उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। पर्डू यूनिवर्सिटी है और बहुत पॉपुलर और फेमस यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। वहाँ पर एक रिसर्च हुई, उन्होंने देखा कि जो ये पार्किंग लॉट्स हैं इनकी जब फ्लोर क्लीनिंग होती है, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे तो यहाँ इतनी ऑटोमोबाइल्स हैं नहीं, हमारे छोटे शहर के अंदर तो पार्किंग प्लाजाज ही नहीं है शाही रोड के ऊपर। आप लाहौर में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, तो आपको जो है अंडरग्राउंड की 3 फ्लोर, या इस्लामाबाद में तो सेंटोरस के अंडर ग्राउंड जो है तकरीबन 4 फ्लोर्स का जो है पार्किंग एरिया है। अब जब उसकी सफाई होती है, वो ड्रेन कहाँ पे करते हैं, वो एक सीवर पाइप में कर देते हैं वहाँ पे। अब उसके अंदर ऑयल लुब्रिकेंट्स जो भी कुछ लीक हुआ हुआ है गाड़ियों का, तो वो सारे का सारा उसके अंदर चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। अच्छा, अब ये एक टेबल है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देख लेते हैं कि मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो आप अगर एग्जाम में भी इस तरीके से ही इसको रिप्रेजेंट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सारे का सारा डाटा जो है आप एक ही दफ़ा जो है एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज़ आप अगर उसे पैराग्राफ फॉर्म में फ्रेज में करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा और चीज़ों को हो सकता है आप कहीं पे कोई मिस भी कर दें। तो सबसे पहले कॉलम में देखते हैं, आपके पास है टाइप एंड अफेक्ट, ठीक है। सेकंड है कि उसके पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। थर्ड है कि उसकी सोर्स क्या है। फर्स्ट वन है इन्फेक्शियस एजेंट्स, पैथोजेंस, ये बायोलॉजिकल नेचर के जो डिजीजेस कॉज करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स। अब ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स वेस्ट। अब देखिए जो पोलियो वायरस है, वो आप अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी के फिटस है, वो फिटस जो है आपके किसी ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है तो वो दूसरों की बॉडी में भी जा सकता है, ठीक है।
सिमिलरली, और ये डायरिया है, ये भी ड्रिंकिंग वाटर की वजह से आपके अंदर आता है, ठीक है। और बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो आपके स्टमक के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टे कर जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आपकी बॉडी में कहाँ से जाते हैं? ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू। तो दुनिया भर में सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट जो है ना, बहुत कम जगहों पे बहुत अच्छी सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट है। अदरवाइज़ क्या है कि वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर लीक हो रहे होते हैं आपके पाइप्स, और जो हैं वो आपके ड्रिंकिंग वाटर या ग्राउंड वाटर के साथ मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से पैथोजेंस जो हैं या बायोलॉजिकल पैथोजेंस जो हैं वो आपके ड्रिंकिंग वाटर में चले जाते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन इनकी सोर्स क्या होती है? ज़्यादातर ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, या वो सीवेज वेस्ट जिसे कह लें हम, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो ऑक्सीजन को यूज़ करता है वाटर के अंदर। बायोडिग्रेडेबल एनिमल वेस्ट एंड प्लांट डेब्रीज, सिमिलरली यही जो अगर प्लांट जो है उसकी वो लीव स्टेम वगैरह जो है पानी के अंदर गिर जाएं, या उनका जो वेस्ट है, ह्यूमंस का वेस्ट है, एक्चुअली क्या है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको अपनी डिकम्पोजिशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन कौन सी यूज़ करता है? वो ऑक्सीजन यूज़ करता है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड अदर स्पीशीज। जैसे मैंने एक वो लेक वॉशिंगटन वाली हमने कोर केस स्टडी की है कि फॉस्फेट्स बहुत ज़्यादा हैं जी, हो जाएं, नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। ये भी किस वजह से होते हैं? सीवेज वेस्ट की वजह से होते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चले जाएं, एनिमल वेस्ट चला जाए, तो सोर्सेज इसकी ये हैं। तो उसकी वजह से एक सर्टेन टाइप ऑफ एल्गी की स्पीशीज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की। एड टॉक्सिन्स टू एक्वाटिक सिस्टम, ठीक है, लाइक ऑयल, गैसोलीन, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स एंड क्लीनिंग सॉल्वेंट्स। ये अगर हम ड्रिंक घर से जो है क्लीनिंग सॉल्वेंट साफ किया हमने, ठीक है, फिनाइल वगैरह डाला, उसके बाद जो है वो कहाँ गया? ड्रेन पाइप से होकर सीवेज में, सीवेज से अगर वो लीक हो गया है तो वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी सोर्सेज क्या हो सकती हैं? इंडस्ट्री, फार्म्स, हाउस होल्ड, ये तीन सोर्सेज हैं जहाँ से ये जनरेट हो सकता है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, मेटल कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी यहाँ से इंडस्ट्री, हाउस होल्ड या सरफेस रन ऑफ की वजह से आपके वाटर के अंदर जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। ये सेडिमेंट्स जो है ये डिस्टर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस को, फूड वेब्स को, अदर प्रोसेसेस को, ठीक है। सॉयल या सिल्ट आ जाए लैंड इरोजन की वजह से, ठीक है, आपकी जो है डस्ट या लैंड इरोजन हो रही है बहुत ज़्यादा उस एरिया में, ठीक है, विंड करंट्स बहुत चल रहे हैं, तो वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा जाएगी। और सिमिलरली फिर वो जो वाटर के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस का वो कर रहे हैं प्रोसेस, वो उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। उसके विजिबिलिटी, वाटर के अंदर जो है सनलाइट पास नहीं कर पाएगी और उनका फोटोसिंथेसिस जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैवी मेटल्स, जो कैंसर कॉजिंग है या जो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। लेड, मरकरी, आर्सेनिक, अब ये कहाँ से जा सकते हैं? लेड, मरकरी, आर्सेनिक किसी के प्रोडक्ट में थे, वो वेस्ट बन गया, उसको हमने किसी लैंडफिल में डाल दिया, उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी तो वो ग्राउंड वाटर के अंदर पीछे सीप कर गए, ग्राउंड वाटर को हम पंप करके यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, तो वो एक वाटर पोल्यूटेंट बन गया, ठीक है। हाउस होल्ड केमिकल्स हैं, ठीक है, आपके घर में बहुत सारे पॉलिश, टार्निश, पेंट, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें भी हैवी मेटल्स होते हैं। फिर माइनिंग रिफ्यूज़ है, जो माइनिंग में वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसके जो वाटर यूज़ होता है उसके अंदर बाज़ औक़ात हैवी मेटल्स आ जाते हैं। अब अगर उसकी ट्रीटमेंट ना करें, उसको हम वैसे ही किसी लेक में या किसी रिवर चैनल में डंप कर दें, वो आगे फर्दर डाउन स्ट्रीम पे टेल के ऊपर कोई यूज़ कर रहा है, तो वो वाटर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनकी बॉडी में जा सकते हैं। लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल, मतलब हीट जो है ये भी एक वाटर पोल्यूटेंट है। अब बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी जो फिजिबिलिटी है वो इस तरह बनाई जाती है कि करीब कोई रिवर, कोई लेक या कोई ओशन बैंक हो, ताकि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी ले सकें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और उसे अपने कूलिंग साइकिल में डाल सकें। मैं जैसे आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कहाँ पर हैं? वो चश्मा में है, चश्मा 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 प्लांट्स लगे हुए हैं, 5, 6 जो है उसकी फिजिबिलिटी अभी बनाई जा रही है। इसी तरह एक कराची में भी है कैंडू, और उसके वो कैनप के नाम से है, उसको कैंडू कहते हैं, वो कैनेडियन टेक्नोलॉजी का, वो बिल्कुल ओशन के करीब है,
फिर अभी 2 प्लांट्स चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ लग रहे हैं, K1 और K2। अच्छा, वो कराची में बिल्कुल बैंक शोर पे क्यों लगाए जा रहे हैं? ताकि वो अरेबियन ओशन का पानी ले सकें और उसको जो है अपने कूलिंग साइकिल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट को, तो उनके पास वो अवेलेबल है। इसी तरह जो चश्मा वाले हैं उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक चश्मा झेलम लिंक कैनाल बनाई, जो झेलम रिवर से निकलती है और वो प्लांट्स को पानी देती है, ठीक है, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करती है, वो उनके कूलिंग साइकिल में कूल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको वो डाउन स्ट्रीम पे दोबारा झेलम के अंदर, झेलम रिवर के अंदर ही डाल देते हैं। लेकिन अब जब वो झेलम रिवर में डालते हैं तो ऑलमोस्ट कोई 5 to 10 डिग्रीज की हीट उसके अंदर होती है, हीट एनर्जी भी होती है, टेम्परेचर भी राइज हो चुका होता है। तो अब वो उस जगह पे जहाँ पे वो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर वाला वाटर ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई फिश है, वहाँ पे अगर कोई प्लांट्स हैं, वहाँ पे अगर कोई ट्रीज़ हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं। सब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो थर्मली या हीट सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज हो तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन रुक जाती है, ठीक है, और बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ जाते हैं। तो ये जो है ये उनके लिए पर्टिकुलरली एक हीट जो है वो वाटर पोल्यूटेंट के तौर पे एक काम करता है। तो हमने यहाँ पे कितने सारे पोल्यूटेंट्स देखे, इसमें से जो मेजर, जो बहुत कॉमन है, जो बहुत जिनका इफेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ठीक है, जो सीवेज वेस्ट है हमारा नेचुरली, या पल्प मिल्स का, या फूड प्रोसेसिंग का, या प्लांट डेब्री का। उसके बाद जो सेकंड हमने इम्पोर्टेंट देखा है हैवी मेटल्स, ये माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है दुनिया भर में, तो वहाँ पे जो माइनिंग रिफ्यूज़ है, ठीक है, उसकी वजह से जो आ रहा है, ठीक है। फिर ये थर्मल, ये बहुत, जो क्वांटिटी वाइज अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट ये रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे मूव करते हैं। ये है कुछ कॉमन डिजीजेस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मतलब इनटेक है हमारा, तो हमें ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं अवेलेबल, तो उसकी वजह से क्या है कि हमें इस तरह की डिजीजेस फेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया उस वाटर में है तो टाइफाइड, चॉलरा, बैक्टीरियल डायसेंट्री, एंट्राइटिस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस टाइप बी, ठीक है, ये वायरस की वजह से होती है, ये वाटर बॉर्न है, ठीक है। फिर आगे इसी तरह पैरासाइट्स में जाएं, एमियोबिक डायसेंट्री, ठीक है। फिर फर्दर जो है पैरासाइटिक वॉर्म्स में चले जाएं, उसमें भी है, एब्डोमिनल पेन है, स्किन रैशेज हैं, ये बहुत कॉमन है और ये हम लोग फेस करते हैं। सब के सब हम में से कोई 70-80% लोग हैं जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना होने की वजह से, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होने की वजह से हम ये चीज़ें फेस करते हैं। अच्छा, ये लास्ट है हमारी इस सेशन की स्लाइड। तो इसमें देखते हैं, देखें पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट सोर्स ये पाइप नज़र आ रहा है जहाँ से जो है वेस्ट जो है आप एक स्ट्रीम के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जिस जगह पे ये स्ट्रीम में एंटर हो रहा है, इसमें अब दो चीज़ें हमने देखनी है। देखें, ये वेस्ट एंटर हो रहा है, इसे ऑक्सीजन चाहिए ताकि ये डिग्रेड हो सके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, फिलहाल आप इसको यहाँ पे इतना ही अंडरस्टैंड कर लें। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब एक्चुअली क्या हुआ, देखें आप यहाँ पे पहले जो है वो पीछे स्ट्रीम में कोई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं थी, 000। जैसे ही वो वेस्ट एंटर हुआ वो राइज कर गई, रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये राइज कर गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। अब वो क्या करेगा कि जो वाटर है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रीम्स, जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं, उसमें नॉर्मली ऑन एवरेज 8 ppm तक ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। 8 ppm, 8 पार्ट्स पर मिलियन तक ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अब हुआ क्या, उस वेस्ट ने इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये डिक्रीज होना शुरू हो गई, वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई। अब जब वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई है तो ये फिश जो है या जो और प्लांट्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो इस रीजन के अंदर जो है वो डाई आउट करना शुरू कर देंगे, या उनकी डेथ हो जाएगी या उनको कोई डिजीज, वीकनेस वगैरह हो जाएगी। फिर जैसे जैसे वो पोल्यूटेंट डिक्रीज होता जा रहा है या डिग्रेड होता जा रहा है, डिग्रेड होने के बाद आप देख रहे हैं कि
ये BOD दोबारा अपने उसी लेवल पे आ रही है, और फिर ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन दोबारा से राइज करके 8 ppm। लेकिन वो जो पॉइंट सोर्स देखिए, जिस जगह पे वो पोल्यूटेंट गिरता है तो वहाँ पे उस रीजन के अंदर ये देखें 3 तरह के जोन बन जाते हैं। डीकम्पोजिशन जोन, सेप्टिक जोन। सेप्टिक जोन का मतलब कि वहाँ पे जो है फिश, एब्सेंट, फंजाई, स्लज, वॉर्म्स, बैक्टीरिया जैसी चीज़ें होंगी बस, ठीक है। और इसमें क्या है, डीकम्पोजिशन जोन में पोल्यूशन टॉलरेंट फिशेज, कार, गार, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई फिश होगी जो इस वो रह सकती है बहुत हार्श कंडीशन के अंदर। फिर ये एक रिकवरी जोन है, ठीक है, पोल्यूशन टॉलरेंट फिशेज, कार्प, गर्ग, ठीक है, ये दोबारा। और इसमें तो बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म, इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको इस जोन के अंदर मिलेंगी। तो ये एक अच्छी डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको पेपर में पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इन स्ट्रीम्स या लेक्स आ जाए तो आप इस डायग्राम के थ्रू ही ये जो है क्या कहते हैं इसको एक्सप्लेन करें। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों को इम्पॉर्टेंट है उनका जो है ट्रेंड शो करना। एक है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वेस्ट के एंटर होते ही यूज़ होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है और फिर दोबारा राइज हो जाती है। और एक है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब वेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जब वेस्ट आया तो डिमांड बढ़ गई और उसके बाद जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वेस्ट जो है डिग्रेड होता गया वो दोबारा से ज़ीरो की तरफ चली जाती है। तो ये है इसका फर्स्ट सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके लिए जो है हम डिस्कशन सेशन फिर बाद में रखेंगे। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने इसमें डिस्कस क्या क्या किया है। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स, फिर कुछ कॉमन डिजीजेस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, अब ये सारी डिजीजेज आपने याद नहीं करनी, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें से 1 या 2 के नाम आप एज अ रेफरेंस यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है। ये टेबल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये टेबल है मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर पूरे को भी याद कर लें, ये आपके असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। फिर इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज वाटर पोल्यूशन की क्या है, एग्जांपल्स देखी। एग्जांपल से पहले हमने फिर कोर केस स्टडी लेक वाशिंगटन वाली, ठीक है, कि कैसे लेक वाशिंगटन के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो गई और फॉस्फोरस जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो सीवेज वेस्ट में आ रहा था। फिर उसको ट्रीट उसका जो है सोल्यूशन क्या निकाला गया और फिर वो दोबारा से रिहेबिलिटेशन उसकी कैसे पॉसिबल हुई। फिर इनिशियली वाटर पोल्यूशन है क्या और किस तरह ये ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। तो आपको ये सारे बुक में तो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं, सारे आप ना याद करें, 1 या 2 ज़रूर करें ताकि आपको अगर असेसमेंट के दौरान कोई आर्गूमेंट बिल्डिंग करनी है, किसी चीज़ का आंसर करना है तो आप उसको ईजीली आंसर कर सकें। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। जो लास्ट 3 हैं इनको हम जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।